टू एमटी लर्निंग एक प्रभावी पहल। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया को समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर विजिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हमने जो है एक एक करके सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है दोनों बुकों में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को विजिट कीजिए, एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और जो कंटेंट इसमें लिखा हुआ है उस कंटेंट को रीड कीजिए और वो कंटेंट आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो माय डियर स्टूडेंट, साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो साउथ एशिया को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडिया और इंडिया के जैसी ही कंट्रीज़ हैं। बीच में इंडिया है, इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है। और उसके साथ जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। इन सारी कंट्रियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर एक मिलेगी कि ये कोई भी कंट्री जो है आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं, ये सभी इंडिया के साथ ही बॉर्डर शेयर करती हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अन्यथा बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये आपस में किसी के साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। और ये किसके साथ करती हैं? इंडिया के साथ। तो इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है साउथ एशिया के अंदर, इंडिया ही लीड कर रहा है। हमने सार्क की अलग से वीडियो समझी है कि सार्क क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सार्क की वीडियो को भी एक बार जरूर देखिएगा ताकि साउथ एशिया को और गहराई से आप समझ जाइए। लेकिन आज हम बात करेंगे साउथ एशिया के बारे में, साउथ एशिया की क्वालिटीज़ और उसके कल्चर के बारे में। हम बात करेंगे साउथ एशिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में। तो साउथ एशिया जैसा कि आप जानते हैं कि जो है लगभग 8 कंट्री हैं। अफगानिस्तान को मिला दे अगर इसके अंदर, म्यांमार को भी कुछ लोग मिलाते हैं, लेकिन म्यांमार जो है वो मूलतः साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में नहीं आता है। वो ईस्ट एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ उसका झुकाव रहता है। ठीक है, तो जोग्राफिकली देखा जाए तो इसमें हिमालय रीजन है, ओशियन है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से लेकर के जो है वेस्ट के थार डेजर्ट हैं, अफगानिस्तान तक इसका स्प्रेड है। और इसमें जो है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ कॉमनैलिटीज़ भी है, सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो विभिन्नताएं किस प्रकार की हैं? भाषा को लेके, समाज, संस्कृति, धर्म और कल्चर, ये जो है एक डाइवर्सिटी है। लेकिन इस डाइवर्सिटी के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। आपको एक जैसा कल्चर मिलेगा, आपको इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक जैसा कल्चर मिलेगा, बांग्लादेश इंडिया के अंदर कोलकाता का सेम कल्चर मिलेगा आपको, श्रीलंका और तमिलियंस का, साउथ इंडियन का सेम कल्चर आपको मिलेगा, नेपाल और बिहार की साइड का जो कल्चर है आपको सेम मिलेगा। यानी कि एक जैसा कल्चर आपको जो है अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलेगा, लेकिन उस एक रूपता के अंदर भी आपको छोटी छोटी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी और वो हर स्तर पर मिलेंगी, चाहे वो समाज हो, संस्कृति हो, धर्म हो। The boundary of the region are not as clear in the east and west as they are in the north and south. Afghanistan and Myanmar are often included in discussion. डिस्कशन के अंदर बार बार अफगानिस्तान को भी ऐड किया जाता है, म्यांमार को भी ऐड किया जाता है, लेकिन मूलतः अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान को जो है मिडिल ईस्ट के साथ भी जोड़ के देखा जाता है, सेंट्रल एशिया के साथ भी जोड़ के देखा जाता है और म्यांमार को ईस्ट एशिया के साथ भी देखा जाता है। तो बेसिकली फंडामेंटली जो है साउथ एशिया के अंदर अफगानिस्तान को बाद में ऐड किया गया है, स्टार्टिंग से नहीं किया गया है। तो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका ये मेन कंट्री रही हैं, मुख्य कंट्री रही हैं। साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी इशू। हर प्रकार से यहाँ पर जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, हर प्रकार का जो है पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में डाइवर्सिटी तो है, लेकिन जो पॉलिटिकल इनहेरिटेंस है वो सेम ही है। सेम क्यों है? सेम इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे साउथ एशियन रीजन के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत का ही राज रहा है। पाकिस्तान इंडिया से ही निकला है तो ब्रिटिशर वहाँ भी रहे होंगे, रहे हैं, निश्चित रूप से रहे हैं। बांग्लादेश भी इंडिया से ही पार्ट है तो वो भी ब्रिटिशर के अंडर में ही आएगा। श्रीलंका में भी ब्रिटिशर्स रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ब्रिटिश से हमने इनहेरिट किया है पॉलिटिकल प्रोसेस को। लेकिन उसके बाद से ही जो है, इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया और श्रीलंका जो है, ये दो कंट्री ऐसी हैं जो बहुत ही तेजी से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं, तरक्की करती हैं, डेमोक्रेसी फ्लरिश होती है, यहाँ पर प्रोस्पीरियस संपन्न होती है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो ऐसी कंट्रियां हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पर लोकतंत्र सही तरीके से अनुभव नहीं किया गया। शुरुआत में डेमोक्रेसी रही, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि जो सेना थी उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा और सेना ने इंटरफेयर शुरू कर दिया पॉलिटिक्स के अंदर। और
कभी डेमोक्रेसी रही, कभी पॉलिटिक्स रही। डेमोक्रेसी कभी आई ही नहीं। आप ये कह सकते हैं कि सेना जो है कभी वो डायरेक्टली रही और कभी वो इनडायरेक्टली तरीके से उसने रूल करने की कोशिश करी। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को आप ये कह सकते हैं कि ये पूरे तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक या कहें कि लेस डेमोक्रेटिक कंट्री रही, सेमी डेमोक्रेटिक कंट्री रही। डेमोक्रेसी कभी यहाँ पर आई ही नहीं। पाकिस्तान बिगेन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड विद द सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर द बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो ये बड़े वहाँ के प्रधानमंत्री हुए हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी के साथ बैक द डोर या कहें कि पर्दे के पीछे से बिहाइंड द कर्टेन जो है सेना अपना काम कर रही थी, सेना ही उनको कंट्रोल कर रही थी। It has been done by the civilian government since the 2008 till the 2006 नेपाल was a constitutionally monarch। नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो है लंबे समय से राजा का शासन था। 1951 से लेकर के वहाँ पर जो है राजा का शासन, साम्राज्य खत्म हुआ, उसके बाद से जो है सरकार बनी, लेकिन राजा का कंट्रोल थी। 1990 तक जो है राजा के कंट्रोल ज़्यादा रहा है, उसके बाद वो कम हो गया तो लोकतंत्र को लेकर आंदोलन चले हैं। 2008 तक फिर वहाँ लोकतांत्रिक सरकार रही, फिर राजा ने दोबारा हस्तक्षेप किया। तो राजा और लोकतंत्र के बीच में संघर्ष नेपाल के अंदर भी जारी रहा है। तो नेपाल को यहाँ समझेंगे एक एक करके। आगे बात करते हैं 2008 तक भूटान की बात करें तो भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी सीधे प्रधानमंत्री, और भूटान कहीं ना कहीं भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट है। ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट क्या होता है? प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब ये होता है कि भूटान एक अलग देश है, निश्चित रूप से एक अलग देश है, लेकिन भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी जो सिस्टम है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बेसिकली इंडिया की है। वहाँ का कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस सेक्टर, ये सब इंडिया के अंडर में ही चलता है, इंडिया ही देखता है उसको। तो इसलिए एक तरीके से वो इंडिया का क्या है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट है। तो डोकलाम को जो इशू हुआ है आपने देखा था चाइना को लेकर के, चाइना इंडिया डोकलाम इशू, बेसिकली डोकलाम वो इंडिया का ज़्यादा नहीं, भूटान का वो इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन भूटान चूंकि इंडिया उसकी रक्षा करेगा तो इसलिए इंडिया ही उसको मानेगा अपना। इसलिए आप समझिए प्रोटेक्टोरेट स्टेट का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है। भूटान के जो राजा हैं वो लोकतंत्र के प्रति समर्थक हैं, वो नहीं चाहते किसी के लोकतंत्र को, मानव अधिकारों को हनन करना, तो इसलिए वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अपनी पावर को कम रखते हैं। इसलिए वहाँ के जो किंग है उनकी भी एक बड़ी रिस्पेक्ट है। मालदीव की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 1968 तक जो है राजा का शासन रहा, एक सल्तनत वहाँ पर राज कर रही थी, और सल्तनत के बाद जो है वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है MDP, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये वहाँ पर पावरफुल पार्टी है वहाँ की, और ये पार्टी वहाँ डोमिनेट करती है, रूल करती है, और प्रेसिडेंट रूल के जरिए ये पूरा का पूरा देश को चलाते हैं, ठीक है। और मल्टी पार्टी सिस्टम की वहाँ शुरुआत कर दी गई है, तो कई सारी पार्टियां हैं, इलेक्शन होता है और पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छा चल रहा है। और बीच में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मालदीव को लेकर के, क्योंकि वहाँ की एक सरकार जो है वो चाइना के थोड़ा फेवर करती है और एक सरकार भारत का फेवर करती है। तो दोनों ही, इंडिया और चाइना जो है वहाँ पर थोड़ा सा अपना अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, इसको भी समझेंगे। आगे बात करते हैं तो बेसिकली अगर साउथ एशिया को समझा जाए, साउथ एशिया को देखा जाए, तो यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो लोग राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब ये हो गया कि लोगों का जो एटीट्यूड है पॉलिटिक्स की तरफ वो ज़्यादा है, लोग ज़्यादा ओरिएंट हैं। देखिए यहाँ पर सभी देश डेवलपिंग कंट्री के आते हैं, कोई भी देश अमीर नहीं है। भारत एक बहुत ताकतवर देश है इन सभी की तुलना में, इसलिए भारत में लोकतंत्र भी सफल है। भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो भारत को तो हम एक अलग फ्रेम में ही डिस्कशन कर सकते हैं। संपूर्ण साउथ एशिया की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि संपूर्ण साउथ एशिया के अंदर जो लोगों का पॉलिटिकल कल्चर है वो पॉलिटिकल कल्चर बहुत ही प्रोस्पीरियस है, लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। और एक जो सर्वे हुआ है, सर्वे की बात की जा रही है, सर्वे के अंदर यही माना गया है कि ज़्यादातर लोग जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही सपोर्ट करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन को एक जनता का समर्थन चाहिए होता है, ठीक है। जनता कैसे समर्थन करती है इंस्टीट्यूशंस को? वो वोटिंग के जरिए ही करेगी ना, डेमोक्रेसी के जरिए ही करेगी, अपनी आवाज़ उठाएगी। लेकिन अगर आप उसकी आवाज़ को ही दबा देंगे तो जनता फिर संस्थाओं को समर्थन करेगी कैसे? और संस्थाओं तक जब जनता की मांग पहुंचेगी नहीं तो फिर आउटपुट आएगा कैसे? तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा ना। ये सिस्टम कहीं कोलैप्स हो गया और कहीं जो है रन कर रहा है। तो इंडिया में रन कर रहा है, श्रीलंका में रन कर रहा है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर ये कोलैप्स भी हो गया है।
और नेपाल के अंदर और भूटान के अंदर जो है ये धीरे धीरे सर्वाइव कर रहा है। तो ये जो सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में हम कुछ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से साउथ एशिया की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।